स्टैंड का नाटक करने के लिए शर्मिला ने वैभवी को 2 करोड़ रुपए का लालच दे दिया था। अभी वैभवी सोच रही थी कि वो इतने सारे पैसों से क्या क्या कर सकती थी। तभी उसके मुंह से जल्दी हाथ निकालने के लिए शर्मिला ने उसके सामने 50 लाख रुपए ऐसा पत्ता भी फेंक दिया। 50 लाख सुनते ही वैभवी की धड़कन तेज हो गई और उसने एक झटके में डील एक्सेप्ट कर ली। मैं तैयार हूँ। गुड। शर्मिला ने उसकी ओर मुस्कुरा कर कहा। उसे महसूस हुआ कि अब अनन्या को अभिनव जैसे बच्चे से छुटकारा मिल ही जाएगा। इसी वक्त अभिनव भी अपने कैबिन में बैठा एस्कॉर्ट वाली बात को लेकर सोच रहा था और लक्ष्य को फोन करके उससे और इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया और अपनी रियली में वापस आ गया। कमेंट। दरवाजा खुला और मायरा अंदर आ गई। हेलो सर, मैं आ गई। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा काम हो गया, थैंक्स। भाभी प्रॉब्लम तो नहीं आई? मायरा ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, बस कोई है जो आपसे मिलना चाहती है, इसलिए वो मेरे साथ ही वापस आई। मायरा के शब्द खत्म होते ही इंदु कैबिन में अंदर चली आई। डीके कॉर्पोरेशन की घुंघराले बालों वाली ये लगभग 35 साल की थी। हेलो मिस्टर अभिनव, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने मिस मायरा के साथ ही आना ठीक समझा। आई होप आप इससे नाराज नहीं होंगे। इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा और फिर मायरा की ओर देखा। तुम जा सकती हो। मायरा सिर हिलाकर कैबिन से बाहर चली गई और अभिनव ने इंदु को बैठने का इशारा किया। थैंक यू। इंदु धीरे से बैठ गई और फिर उसने अभिनव को देखा। मिस मायरा इंफॉर्मेशन लेकर आई थी कि आप कुछ टाइम के लिए कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है एट द मोमेंट, इसीलिए कुछ भी नया स्टेप लेने के लिए थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। अभिनव ने समझाया और इंदु ने सिर हिलाकर हामी भी भरी। मैं आपके डिसीजन को समझ सकती हूँ सर, बस एक फेवर की रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। कैसा फेवर? अभिनव ने भय उठाकर पूछा। सर, मैं पिछले 5 सालों से डीके कॉर्पोरेशन में काम कर रही थी और अब फिर से रिज्यूम की फाइल लेकर नौकरी के लिए इधर-उधर भटकना मेरे लिए मुसीबत होगी। इसीलिए आप जब भी कंपनी में कुछ नया या फिर नई कंपनी स्टार्ट करें, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान रखना कि अगर तुम कंपनी की वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय बनोगी तो तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। राइट? श्योर सर, आई विल गिव माय 100%। इंदु ने मुस्कुराकर कहा। गुड। एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स ऑल। नाइस टू मीट यू सर। अब मैं चलती हूँ। इंदु एक मुस्कान के साथ ही अपनी सीट से उठकर कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही अभिनव ने अपना फोन उठाया और डॉन का नंबर डायल किया। डॉन ने उसका फोन तुरंत उठाया और कहा, हेलो बॉस, एक अर्जेंट काम है। मुझे आज रात एस्कॉर्ट में से किसी एक लड़की को इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए मेरी सेटिंग फिक्स करवाओ। ठीक है बॉस, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अभिनव को थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि डॉन ऐसा कह रहा है कि वो एस्कॉर्ट के लिए पैसे भी नहीं दे पाएगा। फोन की दूसरी साइड डॉन ने भी उसका ये गुस्सा महसूस कर लिया और तुरंत अपनी सफाई दी। अरे बॉस, मेरा मतलब एस्कॉर्ट को पेमेंट आपको किसी आम इंसान की तरह ही करना पड़ेगा, टाइगर की तरह नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। ठीक है चलेगा, मैं नॉर्मली पे कर दूंगा। ओके बॉस। और कुछ? डॉन ने पूछा। नहीं थैंक्स। अभिनव ने फोन काट दिया और फिर उसकी नजर डीके कॉर्पोरेशन की फटी। अब वो ये सोच विचार करने लगा था कि देवेन किस कंपनी को किस काम में ले। यही सोचते सोचते उसने कई बार लक्ष्य को भी फोन लगाने की कोशिश की, पर लक्ष्य ने अभिनव का फोन एक भी बार नहीं उठाया। अभिनव ने उसे मैसेज करने का भी सोचा, पर फिर जाने दिया, क्योंकि वो भी खुद आज रात को एस्कॉर्ट को इन्वेस्टिगेट करने ही वाला था। ऑफिस टाइम खत्म हो जाने के बाद भी अभिनव अपने ऑफिस में बैठा रहा और फिर वहां
वहां से डायरेक्टली एटॉमिक बार चला गया। वो अपने उस रूम में जाकर बैठ गया जहां उसकी एस्कॉर्ट फिक्स हुई थी। एस्कॉर्ट का इंतजार करते हुए अभिनव को खाने और पीने की चीजें भी दी गई थी और शैंपेन पीकर वो मदहोश भी हो चुका था। उसे वैसे भी इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना था। वो सिर्फ निहारिका के बारे में पता लगाने आया था। कुछ ही देर में उस रूम का दरवाजा खुला और एक औरत छोटे कपड़े पहनकर अंदर आ गई। दरवाजे के बाहर भले ही वो हिचकिचा रही थी, पर अंदर आते ही उसे जबरदस्ती अभिनव के सामने एक मुस्कान के साथ चलकर आना पड़ा। हेलो हैंडसम। वो औरत अभिनव की ओर बढ़ने लगी थी। अभिनव ने अपनी दारू का ग्लास टेबल पर रखा और फिर उस औरत की ओर देखा। हेलो ब्यूटीफुल, पर मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया हूँ। अभिनव की बात सुनकर वो औरत थोड़ा हंसी और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए उसके शर्ट का बटन खोलने लगी। अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी ओर रूखी नजर से देखा। रुक जाओ और अब तमीज से मेरी बात सुनो। सब्सक्राइब एंड तो अंजाम बुरा होगा। उस औरत की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से अभिनव से दूर हट गई। तुम क्या कहना चाहते हो? अभिनव ने उसका हाथ छोड़ा। ये ऑडियो पॉकेट एफएम से लिया गया है। प्लीज नाम लाइक है एंड तुम्हारा? सब्सक्राइब। शीला। तुम्हारी तरह यहाँ पर कोई निहारिका नाम की एस्कॉर्ट है या नहीं? अभिनव के सवाल से शीला और भी ज्यादा घबरा गई और उसने झूठ में ना करते हुए सिर हिलाया। अभिनव उसे नर्वस देखकर समझ गया था कि वो कुछ तो बात छिपा रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये औरत दबाव में कुछ भी जवाब नहीं देगी, लेकिन लालच में फिर भी एक बार अपना मुंह खोल सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में से कुछ 500 के नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। ये तुम सब रख सकती हो, अगर मेरे सवालों का सही जवाब दोगी तो। उन नोटों को देखते हुए शीला की आंखों में चमक आ गई थी। वो आसानी से 10 से 15 हजार रुपए थे। ठीक है, तुम्हारे सवाल का क्या कहूँ? मुझे जितना पता होगा उतना बता दूंगी। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और फिर उसने अपना गला साफ करके पूछा, क्या यहाँ पर निहारिका नाम की कोई औरत है? शीला ने इस बार तुरंत अपना सिर हामी में हिलाया। हाँ, वो भी एस्कॉर्ट का ही काम करती थी। कैलाश उसे कुछ दिन पहले लेकर आया था। अभिनव का गुस्सा अब और तेज होने लगा। उसे महसूस हुआ कि कहीं को पलाश को बेच दिया था, लेकिन सवाल फिर यह भी था कि आवाज ऐसा था क्यों?